फैज अहमद फैज ने किसी ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा जी फैज साहब मुझे लगता है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है। फैज अहमद फैज जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहे। उनका इशारा ये था, ये सिसक सिसक कर एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता रहेगा, ये बंद नहीं। तो 77 साल से आप एड़ियां रगड़ रहे हैं। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। सऊदी अरब में भी भिखारी, दुबई में भी भिखारी, हर कंट्री में जाते हैं तो खैरात मांगते हैं। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खैरात मांग रहा हूं। ये अब ट्रेडमार्क बन चुके हैं। अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते। आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान, वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं आगे। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज है। वो कहते हैं हम इसको फतह करके हैं, इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा, मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? वो झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है, बच्चे उसके बगैर शादी के कई हैं, पता नहीं कहां का हो सकता, भारत में भी हो, एक भी पता, लेकिन वो भी जाता है और पाकिस्तान की सियासत में वो एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है और उसको आबादा कपड़े पहनने पड़ते हैं मुर्शद के। रियासत मदीना तब्दीली का नारा था, रियासत मदीना की तरफ चला गया। कहता है मुझे सजा दी गई है कि मैं बगैर जूतों के मदीने के गया, और आज उसका फंदा पाकिस्तान के गले में पड़ चुका है। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गलत कह रहे हैं कि एक प्ले बॉय जो है, जिसकी जाती जिंदगी कमरे के अंदर कुछ और है, लेकिन बाहर उसके हाथ में तस्बीह है, बाहर वो अय्या का नाम दुवैया का नस्ताइन कर रहा है और कौम उसके पीछे है, और उसके 3.5 साल उसकी सारी गलतियां कहते हैं कुछ भी नहीं किया। उस्मान बुजदार हर चीज भूल गया, हर चीज भूल गया। दुनिया के हर कंट्री के साथ उसने जो है अपने हालात खराब किए थे पाकिस्तान के। जिस दिन दुनिया की अजीम तरीन जंग जो यूक्रेन है वो जारी थी, वो उस दिन वो रशिया बैठा। अमेरिका के खिलाफ उसने 55 जलसे किए, आज उन्हीं के कदमों में है, लेकिन कौम खुश है। कौम कहती नहीं, हमारा जो निजात दहंदा यही है। ना उसको अरबी आती है, ना उसको उर्दू आती है, ना उसको कुछ आता है, ना, और जिस तरीके से दोस्तियां यारियां निभाता है वो भी पता है। अलीम खान के साथ उसने जो किया वो भी पता है, तरीन साहब के साथ जो किया वो भी पता है। जेल के अंदर से बैठ के लौंडे लपाड़ों को लड़वाता है रोजाना, कभी वो मरवत साहब को लड़ाता है, कभी किसी को लड़ाता है। कौम कहती है नहीं, नौज बिल्ला जो उसका स्टेटस बना दिया है, मैं वो बोल भी नहीं सकता। तो इस कौम के बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहना चाहिए? तालीम, औरतों को जिस तरह आपने ऑप्रेस किया है, और आपका मुर्शद फरमाता है कि औरतों को स्कूल जाने नहीं चाहिए, तालिबान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे फिर? वो क्या कहेंगे बताएं आप। चीमा साहब, जब आप नॉन वर्केबल लोग बन जाएंगे, आप दुनिया से कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को, और ना, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है, मैं 2 चीजें आज और ऐड करना चाहूंगा। आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते, आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान, वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं आगे। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज है। वो कहते हैं हम इसको फतह करके हैं, इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। जब आप सिंध के हिंदुओं से आपको फुर्सत मिलती है, आप शिया सुन्नी पे आ जाते हैं, आप वहाबी सुन्नी पे आ जाते हैं, आप देवबंदी निकाल लेते हैं। कुछ देखा जाए आप क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है? इंग्लिश से आपकी नफरत इसलिए है कि मुगलों से जो ब्रिटिश है उन्होंने हुकूमत छीनी थी। हिंदुओं के साथ आपकी नफरत है जी कि वो बुत परस्त हैं जी, आप पता नहीं आप किस किस्म के, आपका मजहब। When you portray like a non-workable people, this is people are entitled to say that. आपने सीखा ही नहीं है कि कुछ लोअर मिडिल ग्राउंड पे आके काम किया है। मैं आपका जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे पॉपुलर तरीन बंदा जो इस वक्त जेल में बैठा है, जेल तो खैर नहीं है, जो सरीना जेल में बैठा है, उसकी हालत देखें जरा। वो जितना अरसा पीरियड में रहा है, वो कहता है सियासतदान है, मैं तो सियासतदान नहीं मानता चाहता। वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जो दूसरी पॉपुलर पार्टियां थी, उनके साथ शेक हैंड ही नहीं करता था, कहता था मैं इनके साथ बैठूं में नहीं। बाजवा साहब ने मुझे अभी पता सुलह कराने की कोशिश की थी, उस मीटिंग में बैठे नहीं थे। तो व्हेन यू बिकम अ नॉन वर्केबल पीपल, और सिर्फ ये आपको किसने ये इंटाइटल किया है कि आप चैलेंज करें कि सिर्फ हमारा मजहब ही सच्चा मजहब है, और जिस तरह का मैं मजहब प्रैक्टिस करता हूं वही सच्चा है? देखें ना, ये आप हर बंदा जो आप पाकिस्तान नौज बिल्लाह एक दूसरे को काफिर कहते फिरते हैं। इस्लाम की भी पता नहीं कौन सी आप चीज जो है, किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर। इस्लाम बिल्कुल इजाजत ये नहीं देता कि आप दूसरे बंदे के बारे में कहें कि आप काफिर हैं या आपको मारने का हक है, या ये इस्लाम थोड़ी।
लेकिन चले, चीमा साहब उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनको उनके साथ सेकंड करूंगा। और आपके हालात ये हैं चीमा साहब कि आपके बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के यूनिवर्सिटियों के 2 लफ्ज सीधे इंग्लिश के नहीं लिख सकते। ट्वीट करते हैं तो मुझे शर्म आती है, गालियां भी इंग्लिश में देने की तमीज नहीं। ये आपके हालात। आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो पता क्या करेंगे, आगे जाएंगे। दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं आप पहले तो, अगर आपने इस्लाम की प्रैक्टिस करना है तो पहले सीख तो नहीं इस्लाम है चीज क्या, सीखने की कोशिश करें। और जिस कौम जहां आपके सबसे ज्यादा रिलेशनशिप हैं, जहां हरमैन शरीफैन है जहां पे मौजूद हैं, वो उनके अंदर से दुबई बनाना है। वो बॉलीवुड से इंटरेस्टेड है, वो क्रिकेट से इंटरेस्टेड है। चलो, लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मुझे अफसोस है, दुख इस बात का है कि यू आर डायरेक्शनलेस, यू आर लीडरलेस, यू आर फ्यूचरलेस नेशन। एम्बैरेसिंग। और मैं भी वही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तानी नहीं, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन, और मैं एक पॉलिटिकल रेफ्यूजी की तरह वहां से जान बचा के भागा हूं, ये भी है। और मैं आई एम थैंकफुल टू अमेरिका की जिसने मुझे रिफ्यूज दिया। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा। मैं किस किस्म का फ्यूचर में पाकिस्तान देखना चाहता हूं, अगर मैं ये भी आप डिफाइन करना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने कहा था जब बांग्लादेश भारत के हालात ठीक नहीं थे, आपको चाहिए था कि सालसी कराते रिलेशनशिप दोनों कौमों के साथ ठीक करके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारे इकट्ठे तरक्की करते। मैं गारंटी कर सकता हूं आज बैठ के कि आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आपके रिलेशनशिप भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से ठीक नहीं होंगे, बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप इसी तरह जरीलो ख्वार होंगे। मैं फिर आज आखिरी दफा कोट कर देता हूं, फैज अहमद फैज ने तो किसी ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा जी फैज साहब मुझे लगता है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है। फैज अहमद फैज जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहे। उनका इशारा ये था, ये सिसक कर एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता रहेगा, ये बंद नहीं। तो 77 साल से आप एड़ियां रगड़ रहे हैं चीन से। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। सऊदी अरब में भी भिखारी, दुबई में भी भिखारी, हर कंट्री में जाते हैं तो खैरात मांगते हैं। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खैरात मांगता। ये आप ट्रेडमार्क बन चुके हैं। आपने इसीलिए पाकिस्तान बनाया था चीन से, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। और दूसरा, इस पे तो खैर एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। लोग कहते हैं कि जिम्मेदारों ने पाकिस्तान बनाया था क्योंकि नेहरू लैंड रिफॉर्म करना चाहता था। इसके पीछे आपने मजहब का ड्रामा लगाया, हालांकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए थे कि क्योंकि मुगल आए थे, उन्होंने कई लोगों को मार धाड़ के मुसलमान किया। वो मेजॉरिटी हिंदू, अल्टीमेटली जब आप उनके साथ पंगे लेंगे वो आपको प्रेस तो करेंगे। वो प्रेस करते थे, आपने उसका हल ये ढूंढा कि हमारा कंट्री बना के पता नहीं, लेकिन उसको फिर आप आजाद तो हुई नहीं। आपको चलाने वाले भी आज भी ब्रिटिश एजेंट है। 25,000 ब्रिटिश एजेंट, ब्यूरोक्रेट तो डुअल सिटीजन है। और दूसरे आपके सियासतदान देख लें असेंबलियों के अंदर, ये किन के पोते दोते हैं यहाँ बैठे? सारे ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते हैं, सारे मेजॉरिटी। आजाद मैं तो नहीं मानता कि आप आजाद हैं, लेकिन चीमा साहब दर हकीकत डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल ठीक कही। और लेकिन आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी चाहिए, हालांकि आया एक भी नहीं है वहां पाकिस्तान। तो तड़ी तरह के जो आवे आखे कि मैं आम पाकिस्तानी मैं बचावांगा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। साढ़े जो बंदे फिर हमें तो गलत उम्मीदा ला के फिर पता नहीं लगा कि आप लोग की फ्यूचर तो। लेकिन इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए, क्वेटा लॉकडाउन है, शॉकिंग। क्वेटा लॉकडाउन है, अख्तर मेंगल साहब का काफिला जारी है। उनकी शर्त सिर्फ यही है कि वो कहते हैं कि मारंग बलोच को आजाद किया जाए। वो आजाद होगी तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। एक दूसरी बलोच है कराची से जिसको पकड़ा गया था, जिसके ऊपर इस वक्त दफा 144 के जरिए 1 महीने के लिए पकड़ा गया, उसको भी वो कहते हैं आजाद करें। तीसरी बात यह है कि अख्तर मेंगल और मारंग बलोच मिल गई। तीसरे मुर्शद साहब ने भी कह दिया कि हम इनके साथ, सारा गेम इज ओवर। और अभी तक आप फैसला नहीं कर पाए कि आप साफ रहेंगे कि आप हार्ड रहेंगे। हार्ड इसका बड़ा गलत मतलब भी है, लेकिन पता नहीं फिर क्या बात है, आप साफ से हार्ड ही नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करें? थर्ड साहब बात तो सही है, ये साफ हार्ड और पता नहीं क्या क्या हमारे मसले हैं। ये आपकी बातें तार साहब 100% आपके एनालिसिस से मैं एग्री करता हूं। लेकिन साहब देखें, जब मैंने आपको बड़ी दफा कहा था कि आपने जिस तरीके से मुर्शद पाक के साथ डील किया है, जिस तरीके से आपने इनको इस्लामाबाद पे हमले की इजाजतें दी हैं, आपका क्या, मैं मुसलसल आपको कहता रहा हूं कि आपको लोग नोट कर रहे हैं। टीटीपी भी नोट कर रही थी, बीएलए भी ऑब्जर्व कर रही थी, सारे देख रहे थे। और उसमें नजर क्या आता था कि आपकी स्टेट कमजोर है, और उसका वो फायदा उठाया उन्होंने। एक एक लफ्ज मैं कहता रहा हूं। आप जब आपने सरीना जेल बनाई है, मुझे ये बताएं चीमा साहब, उस बंदे को 2 दिन आज भी इजाजत है। आपके गुड टू सी वाले जजों ने उनको 2 दिन मिलने की इजाजत दे दी है। 70 से 80 बंदा 2 दिनों में मिलता है। ये फितना रोक सकता है? अब वो कहता है मैं सड़कें गर्म करूंगा, लोगों के माओ के बच्चे मरवाऊंगा। अब वो एक तैयारी उसकी,
अब वो किस माँ के बच्चे मरेंगे मेरी समझ बारे में, लेकिन माओ के बच्चे मरेंगे, मरवाना चाहता है। अपने बच्चों के बारे में कहता है कासम के लिए ये कंट्री सेफ नहीं है, हिज ओन स्टेटमेंट इज दैट। लेकिन किसी का कासम मरवाएगा, कई माओ के कासम मरवाएगा। और लेकिन फिर इस तरह ही है, जब लोगों को पता ही ना हो कि ये जिहाद है, हम पाकिस्तान, यार पाकिस्तान बना लो तो बड़ी बड़ी गल है। लेकिन चीमा साहब दूसरा उसमें इस वक्त अगर देखा जाए, आपको खैर जो अगले दिन खैर दूसरी बात हमने वो डिस्कस नहीं की, जो विल्सन साहब ने ट्वीट फाइल कर दिया है, केस बिल पेश कर दिया कांग्रेस में जी, उसके ऊपर बड़ा पैसा लगाया गया, बहुत पैसा लगा है। अब सुना है कि आपके जो ये सियासी / मजहबी पार्टी है, क्रिप्टो के जरिए भी फाइनेंसिंग शुरू कर दी, उन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी है, कौन को उसको पता है, आपके इदारों को। दूसरा, जो विल्सन साहब का बिल जाएगा तो कहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था, उसका फायदा बिल्कुल, उसका कोई फायदा नहीं। उसके सबसे बड़े साइन तो ये आ रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बिल्कुल ठीक है। ठीक होने की वजह कि अगर आपके रिलेशनशिप ठीक ना होते तो आपको IMF की किस्त नहीं मिलनी थी, वो मिल गई आपको। दूसरा, F-16 के रिपेयर के पैसे मिल गए, इसका मतलब है रिलेशनशिप ठीक है। दूसरा, F-16 के तैयारी के जो पैसे मिले हैं, साथ सिग्नल ये भी आ गया है कि आपकी फ्यूचर में भी जरूरत है उनको, आपके F-16 की जरूरत उनको फ्यूचर में भी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? ईरान भी साथ है, अफगानिस्तान भी साथ है। तो ये दर हकीकत, लेकिन मुर्शद के लिए तो नहीं, जब कॉमेडियन इनके जो यूट्यूबर हैं उनके लिए अच्छा इनको मिल गया टॉपिक, 2-4 दिन और पैसे कमाएंगे जो विल्सन के साथ के उस बिल की वजह से, इससे ज्यादा उसका कोई फायदा नहीं। चीमा साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त आप अमेरिका के रडार पर नहीं है। इस वक्त दुनिया के मसाइल 2 बड़े हैं, यूक्रेन और गाजा। उसके बाद आपकी तरफ तवज्जो आएगी, हल्का फुल्की मौसीकी बज रही है होतियों के हवाले से, ईरान को भी सिग्नल जा रहे हैं और आगे आपकी तरफ भी आने का मूड बना रहे हैं। वो कहते हैं ना, मैंने नोट वखा, मेरा मूड बने, नोट थोड़े थोड़े सट रहे ने, वो म्यूजिक चल रहा है, हल्की ढोलकी होते होतियां का। लेकिन चीमा साहब, असली जो ड्रम बीट हो रहा है वो यूक्रेन और गाजा का है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं टच करना चाहूंगा कि उसके बारे में आज हम कहाँ खड़े हैं। चीमा साहब, उसके ऊपर अमेरिका ने अपना प्लान चेंज किया है कि हमें अर्थ मिनरल के पैसे सारे के सारे चाहिए, हम शेयर नहीं करेंगे यूक्रेन के साथ, और उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन कंट्रीज को भी यहाँ घुसने नहीं देंगे क्योंकि उनके पैसे उधार के हैं, हमने नोटों की बारिश की। ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब स्टेटमेंट। दूसरा चीमा साहब, उसके बारे में जो पुतिन साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है, उन्होंने रिजेक्ट किए सारे प्लान। उन्होंने कहा है कि जी हम इस प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ हम नहीं बैठेंगे, यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, वो इलेक्शन कराए और जो नई गवर्नमेंट आएगी हम उसके साथ। मतलब उन्होंने इशारा यही दिया कि असी वी आर ए, उनके ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचे। ये पुतिन साहब का जवाब। गाजा की तरफ से आज बैरूत के ऊपर उन्होंने मिसाइल फेंक दिए नए। उनका इजराइल का पॉइंट ये था कि उनके ऊपर 2 मिसाइल लेबनान से फेंके गए, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने फेंके। तीसरी उसमें बात ये हुई है कि आज नई बात, आज जो टाइम ऑफ इजराइल के अंदर थी कि 100 गाजा के लोगों को इंडोनेशिया भेज दिया गया। और जो नई खबर आई है क्योंकि इसके बारे में गाजा के लोगों को निकालने के लिए ना जॉर्डन इंटरेस्टेड था लेने में, ना इजिप्ट इंटरेस्टेड था। स्टीव विटकॉफ का प्लान ये था कि इनको इंडोनेशिया ले जाया जाए, लेकिन जिसको इंडोनेशिया ने डिनाई किया है, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन ये भी एक खबर बन रही है। दूसरा ये कि अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई किसी भी जंग के हवाले से। दुनिया उत्ते थले हुई पई है, लेकिन कि अभी तक किसी चीज का रिजल्ट नहीं निकला। अब जो आपने ग्रीनलैंड के हवाले से बात की थी, उत्ते कुत्तियां की रेस देखने चली सी, उषा भैंस ते उत्थे, क्योंकि आपको पता है डेनमार्क उनको नजदीक है, सारा अपना अंडे पानी शानी तो उत्थों ही लेंदे ना, दूध छोटे। उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर डाला तो ग्रीनलैंड वाले बैकफुट पे आके उन्होंने कह दिया जी कि दैट वाज अ पब्लिक इवेंट, हमने इन्वाइट नहीं किया। और एम्बेरसमेंट से बचने के लिए ये हुआ है कि हमारे जेडी भाई साहब अपनी मिसेस को लेकर बेस पे चले गए हैं 1 दिन के लिए, उन्होंने अपना ट्रिप शॉर्ट कर दिया। लेकिन ये कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने उसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट माजी में भी दी, अब भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड हमारी जरूरत है फॉर द सेफ्टी ऑफ अमेरिका, फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी तरफ जो इशारा ये पुतिन साहब कर रहे हैं, पुतिन साहब मुसलसल आबदोजों के खुदा कर रहे हैं। आबदोजें ऐसी बनाई जा रही हैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल रखती हैं, और जो आइस ब्रेकर जो है उनका भी वो तैयारियां कर रहे हैं सिर्फ इसी रीजन की। तो बड़ा युद्ध बनेगा इस एरिया के अंदर। अब वो कहाँ है? दूसरी एक ये बात आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीनलैंड का लेने का मंसूबा सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प साहब का नहीं है। पुतिन साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि 1960 से ये ट्राइयां हो रही हैं कि ग्रीनलैंड इसको एक्वायर किया गया। लेकिन ये कि चीमा साहब, अब देखें दुनिया के कई महाज खुले हैं अभी इससे, बल्कि मैं अगले दिन रिसर्च कर रहा था, अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा
रेयर अर्थ मिनरल मौजूद हैं, अभी वहां पे भी जंग छिड़ेगी। वजह यह है कि चाइना ने उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है यस। अभी तक। तो जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो मतलब कि जापान के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई कहा और पीएम मोदी ने उन्हें क्या बोलते हैं जापान की प्राइम मिनिस्टर को अपनी छोटी बहन कहा। मतलब ये कितना अच्छा रिश्ता है भाई साहब, ठीक है। जो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मतलब कि भाई साहब जिस भी बड़े नेता से मिलते हैं ना मतलब कि तो भाई उनसे एक कनेक्शन बना लेते हैं, एक रिलेशनशिप बना लेते हैं। जैसे इमैनुअल मैक्रोन है, उनके साथ में एक भाई का रिश्ता बनाया हुआ है, ठीक है भाई साहब। इटली की प्रधानमंत्री जो हैं वो जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ में मतलब कि एक रिश्ता बनाया हुआ है, जो कि भाई साहब उस पर मीम भी बनती हैं बहुत सारी, मतलब कि वो पॉजिटिव वे में बनती है, ऐसी कोई वो बात नहीं है, ठीक है। और क्या बोलते हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ में भी मतलब कि बहुत अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है, ठीक है भाई। और कोरिया में भी मतलब कि बहुत अच्छा, कोरिया के जो पीएम है उनके साथ में भी बहुत अच्छा रिश्ता बना रखा है, ठीक है। चाइना का तो सत्य का थोड़ा आंकड़ा रहता है, लेकिन फिर भी मतलब कि रिलेशनशिप बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है भाई साहब। और क्या बोलते हैं ट्रंप तो भाई साहब, ट्रंप तो तारीफ इतनी करता है मोदी की भाई साहब, पूछो मत कि भाई साहब मतलब कि भाई साहब एक तरफ तो टैरिफ लगा देता है, ऊपर दूसरी तरफ कहता है कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा बंदा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। वो तो ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट नेगोशिएटर, टफ कुकी है, तो पता नहीं क्या क्या बोलता है वो तो, ठीक है। मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब कि हर किसी से एक रिश्ता बना लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है वैसे। प्राइम मतलब कि किसी भी देश का जो हेड होता है भाई उसका काम क्या होता है कि भाई साहब दूसरे देश के साथ में वो असल में प्राइम क्या बोलते हैं जो हेड होते हैं ना देश के, वो असल में एम्बेसडर होते हैं देश के, वही सब दूसरे देशों के साथ में मतलब कि भाई साहब रिश्ते बना सके, ठीक है भाई साहब। रिश्ते बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, रिश्ते बनेंगे तो भाई ट्रेड होगा भाई साहब, ठीक है। इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी भाई साहब, लेन देन होगा हर चीज़ में, सबके इंटरेस्ट होते हैं, तो भाई साहब इसी चीज़ से इंटरेस्ट को वैल्यू दी जाती है, ठीक है। वाई पीएम मोदी कोल्ड जापान पीएम सने Takachi his younger sister, ठीक है। पीएम मोदी made his remarks first during their joint press conference and later reiterated it but when they spoke at the India Japan Joint Economic Forum, ठीक है, न्यू दिल्ली। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sane Takachi, who is in India Thursday, held wide-ranging talks including trades and investments, economic security, energy, emerging technologies, defense and people-to-people exchange, ठीक है। तो भाई welcome PM Takachi on her visit to India for the India-Japan Annual Summit. PM Modi called the Japanese leader his younger sister. PM Modi made the remarks first during their joint press statement and later reiterated it when they spoke at the India-Japan Joint Economic Forum. Why PM Modi called Japanese PM his younger sister? PM Modi mention of Japanese counterpart Sane Takachi as his younger sister was in reference to a personal conversation between the two leaders and reflected the special bond they share. According to source familiar with the bilateral talks at the Hyderabad house, the remarks came in reference to a conversation between the two leaders. The source said that Thursday discussion PM Takachi mentioned that she had always considered former Japanese PM Shinzo Abe her elder brother since she was younger than him. She added that she now considers PM Modi an older brother as well. Responding warmly, PM Modi referred to PM Takachi as his younger sister. Again, said that understand people and and rapport between the two leaders, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ जो है ना मतलब कि भाई साहब ये मतलब कि भाई साहब बहुत ज़्यादा टच करने वाली चीज़ें हैं। मतलब कि जापान और भारत के जो रिश्ते हैं भाई साहब बहुत मतलब कि भाई साहब प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, ठीक है भाई साहब। जो हमारे देवी देवता हैं भाई साहब, ठीक है, वहाँ पे उनके नाम अलग अलग हैं। मतलब कि भाई साहब ठीक है, जो देवी देवता है ना हमारे यहाँ के वो भी पूछते हैं भाई, ठीक है। जो हमारी सरस्वती माता हैं उनका नाम अलग है, ठीक है भाई साहब। मैं आपको ना एक बार सर्च करके बता देता हूँ।
जापान में क्या नाम होता है हिंदू देवी देवताओं का? देखो, मैनी हिंदू डेटीज आर रिवर्ड इन जापान. दे आर इंट्रोड्यूस विया चाइना along the spread of Buddhism in the 16th century integrated into Japanese mythology. Many are worshipped as a part of the famous seven lucky gods. ठीक है, the most popular god देवी देवता deities and their Japanese name included सरस्वती माता, सरस्वती goddess of knowledge and music, known as Benjaitin or Bentin like Saraswati. She is often depicted playing a Japanese lute biwa and is हाईली रिवर्ड. ठीक है, मतलब कि जापान में उनको कहा जाता है बेंटेन सरस्वती माता को, जो कि वैसे बीवा बजा रही हैं, मतलब कि उनकी भाषा में कहते हैं बीवा बजाना. ठीक है, तो क्या बोलते हैं, लक्ष्मी माता जो है, जो भाई तो गॉडेस ऑफ फॉर्चून एंड ब्यूटी. ठीक है, नॉन एज किची जोटेन कहा जाता है उनको उनकी भाषा में. ठीक है, और किसोटोन्याओ, शी इज सेलिब्रेटेड एज दी बेटवर ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस की माता बताया जाता है हमको. गॉड गणेश जो हैं गॉड ऑफ सक्सेस, नॉन एज कैंगिटन. ही इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ गुड फॉर्चून एंड इज ऑफ्टन डिपिक्टेड एज अ ड्यूअल हेडेड एंटिटी. मतलब डुअल हेडेड एंटिटी मतलब कि उनके जो सर पे हाथी का सर है, तो भाई उनमें भी माना जाता है. ठीक है, शिवा, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, नॉन एज डेकुटेन उनकी भाषा में कहा जाता है. ही इज़ इंटीग्रेटेड एज द पैटर्न ऑफ वेल्थ एंड द किचन एंड इज एसोसिएटेड विद द फेमिनाइन मैनिफेस्टेशन डेकोटून्याओ. ठीक है, आई थिंक आई प्रोनाउंस इज वेल. ओके, देन कुबेरा गॉड ऑफ वेल्थ के लिए होता है, मतलब कि जो खजाने का वो होता है ना, वेल्थ आप समझ सकते हो, मतलब कि समृद्धि के. ठीक है, नॉन एज दी बिशामोंटन. ही इज़ फियर्स protectors and a highly popular guardian in Japanese Buddhism temples. ठीक है, इंद्र, the king of gods, known as Taishkun. He is a prominent deity often associated with protection of warriors. ब्रह्मा, known as Bonten. ठीक है, यमा जो होते हैं ना, यमराज जो होते हैं, गॉड ऑफ डेथ, known as एनमा और एनमिटन. करुणा, विष्णु's माउंट. ओके, known as करुणा, डिपिक्टेड एज आ पावरफुल फायर ब्रीथिंग क्रीचर. ठीक है, तो भाई ये सब चीज़ें हैं जो कि भाई जो हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से मेल होता है जैपनीज़ कल्चर के साथ में. तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो कम से कम सब जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोरंजन जरूर है, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें. तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.